हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न का मैं मॉडल आंसर डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा वह आप सभी के लिए 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा, सीडीपीओ मुख्य परीक्षा और ऑडिटर मुख्य परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वह जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 के अंतर्गत करेंट अफेयर से संबंधित यह प्रश्न है। करेंट अफेयर में बेसिकली जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो मुद्दा है उसके अंतर्गत रशिया यूक्रेन वॉर से संबंधित प्रश्न इस बार के लिए मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने टेलीग्राम ग्रुप में भी आप सभी को आंसर राइटिंग के लिए प्रश्न दिया था, उसी प्रश्न का मैं मॉडल आंसर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। हमारा मॉडल आंसर का टॉपिक रशिया यूक्रेन वॉर होगा। हमने प्रश्न दिया था टेलीग्राम ग्रुप में, रशिया यूक्रेन युद्ध के सन्निहित कारकों को बतलाते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को बताएं। रूस यूक्रेन युद्ध से उपजी परिस्थितियों ने किस प्रकार से विश्व में नई खनिज सुरक्षा साझेदारी को जन्म दिया है, चर्चा करें। अगर इस प्रश्न का देखिए, प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले प्रश्न के महत्वपूर्ण की पॉइंट्स पर आपको फोकस करना। कौन कौन से ऐसे की वर्ड हैं जिसको लेकर आप पूरी आंसर राइटिंग करेंगे, उस पर आपको फोकस करना है। तो इस प्रश्न का अगर की पॉइंट देखा जाए तो सबसे पहले रशिया यूक्रेन वॉर के कौन कौन से कारण हैं इसे बतलाना है। इसके पश्चात वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है इससे बताना है, और उसके बाद अंत में आपको बताना है कि किस प्रकार से इस युद्ध के कारण नई सुरक्षा साझेदारी को जन्म मिला है, नई सुरक्षा साझेदारी या नई सुरक्षा गठजोड़ उत्पन्न हुई है, उस पर चर्चा करनी है। ये 3 की पॉइंट्स के अंतर्गत आज का हमारा पूरा मॉडल आंसर होगा, और इन्हीं 3 पॉइंट्स के इर्द गिर्द हमारा पूरा मॉडल आंसर आज का डिस्कशन होगा। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए 60 महत्वपूर्ण टॉपिक की सूची आज या कल तक आप सभी को यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हमारे द्वारा अभी प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों का अवलोकन किया जा रहा है, और हमारी कोशिश है कि जो महत्वपूर्ण 60 टॉपिक आप लोगों के समक्ष 67वीं मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रखेंगे, उन सभी टॉपिक मतलब उससे अलावे किसी भी टॉपिक से संबंधित प्रश्न को ना पूछा जाए। तो जो हमारा वीडियो डिस्कशन होगा उसके अंतर्गत 60 महत्वपूर्ण 60 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे उसे, और उसके साथ साथ उसके अंतर्गत कौन कौन से सब टॉपिक को कवर करनी है आप सभी को उन सभी टॉपिक और सब टॉपिक को हम लोग वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। संभवतः कल तक इसका वीडियो आप सभी को चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। आइए मॉडल आंसर का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर, कारण, प्रभाव और नई सुरक्षा साझेदारी, यही हमारा मॉडल आंसर का महत्वपूर्ण की पॉइंट्स होगा। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। हाल के दिनों में वैश्विक स्तर पर कई अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां उभर कर सामने आई है। रशिया यूक्रेन वॉर उनमें एक है जिसका प्रभाव भारत सहित समस्त वैश्विक जगत पर देखने को मिल रहा है। इस युद्ध ने विश्व के विभिन्न देशों के समक्ष नई खनिज सुरक्षा साझेदारी को जन्म दिया है। यह हमारा संक्षिप्त रूप में यह इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। अब चूंकि इंट्रोडक्शन के बाद हमें टॉपिक के बारे में अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है तो आप इंट्रोडक्शन के बाद लिखेंगे। तो चूंकि रशिया यूक्रेन से संबंधित टॉपिक है, और रशिया यूक्रेन देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण दोनों साझेदार हैं। यहाँ तक कि सोवियत संघ के ही पार्ट रह चुके हैं रशिया और यूक्रेन दोनों। तो इनकी सांस्कृतिक संबंध भी हैं, ऐतिहासिक संबंध भी हैं। तो संक्षिप्त रूप में हम लोग उसका बैकग्राउंड को देखेंगे। देखिए, अगर वर्ल्ड मैप पे आप लोग देखेंगे तो यूक्रेन आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। हालांकि आप लोग डायग्राम अच्छे से बना पाएंगे, हमसे जितना संभव हो पाया हमने कोशिश किया है, लेकिन आप जितना अच्छे से बना पाए वो आप पर निर्भर है। यह है यूक्रेन, ठीक है। यूक्रेन के पास देखेंगे तो यह है यूक्रेन से जो बॉर्डर साझा हो रहा है, यह है रशिया का बॉर्डर इधर तक आ रहा है। यहाँ है अजोव सागर, और यह है क्रीमिया। आप जानते हैं कि 2014 ईस्वी में क्रीमिया पर रशिया का आक्रमण हुआ था, और एक तरह से कहें तो जनमत संग्रह के माध्यम से क्रीमिया पर आधिपत्य स्थापित कर लिया गया है रशिया के द्वारा। यहाँ पर अजोव सागर है, यहाँ पर रोमानिया है, मोल्डोवा है, और यह है पोलैंड, यह है बेलारूस।
बेलारूस देखेंगे कि रूस का इसका काफ़ी ज़्यादा, रूस और बेलारूस दोनों में काफ़ी ज़्यादा गठजोड़ है और दोनों वैचारिक स्तर पर भी दोनों समानता रखते हैं। तो किस प्रकार की विचारधारा है रशिया? एक जो जहां अमेरिका कैपिटलिस्ट स्टेट का प्रतिनिधित्व करता है, तो जो रूस है वह समाजवादी साम्यवादी स्टेट का प्रतिनिधित्व कर रहा है और इन दोनों के मध्य वैचारिक समानता देखने को मिलती है। तो यह इसका अगर भौगोलिक अवस्थिति देखें तो यह है। रूस व यूक्रेन के मध्य ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। ये दोनों देश वर्षों से सांस्कृतिक, भाषाई एवं पारिवारिक संबंध साझा करते हैं। एक एक वर्ड का अर्थ आपको समझना होगा। सांस्कृतिक किस प्रकार से, भाषाई किस प्रकार से, पारिवारिक संबंध किस प्रकार से साझा करते हैं। भाषाई वो इसीलिए क्योंकि ये दोनों जो हैं वह यूएसएसआर के पार्ट रह चुके हैं और यूएसएसआर का विघटन 1990 ईस्वी में हुआ था और उसके बाद सबसे बड़े यूएसएसआर के गणराज्य के रूप में रशिया का उदय हुआ और दूसरे सबसे बड़े गणराज्य के रूप में यूक्रेन का उदय हुआ है। तो ये दोनों भाषाई आधार पर भी समानता रखते हैं क्योंकि यूक्रेन में कई ऐसे लोग हैं जो रूसी भाषा बोलते हैं और इसीलिए रूस जो है वह यूक्रेन को एक तरह से अपना साझेदार बनाना चाहता है और इसे पश्चिमी गुट में जाने से रोकता है। तो ये भी एक युद्ध का बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, तो यह है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात सबसे बड़ा सोवियत गणराज्य के रूप में रशिया का उदय हुआ, वहीं यूक्रेन दूसरा सबसे बड़ा शक्तिशाली सोवियत गणराज्य के रूप में उभरा। रणनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यूक्रेन की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब हम लोग ये हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा और इंट्रोडक्शन देखा। अब जो प्रश्न का पहला सेक्शन कह रहा है रूस यूक्रेन विवाद के कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण हैं उस पर चर्चा करनी है। तो देखिए, रूस यूक्रेन विवाद के कारण जो हैं वह आप सभी जानते होंगे कि रूस यूक्रेन विवाद के क्या क्या महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि विगत आप देखेंगे कि 24 फरवरी से ही युद्ध की जो परिस्थितियां बनी थी उसके बाद से लगातार अखबारों में, समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोग इस युद्ध के बारे में पढ़े होंगे। तो रशिया यूक्रेन विवाद का जो सबसे प्रमुख कारण है और सबसे जो तात्कालिक कारण जिसे कहा जाता है, सबसे लेटेस्ट, जिसने आग में घी डालने का काम किया है, वह है नाटो की सदस्यता प्राप्त करने की यूक्रेन की जिद। ऐसा नहीं है कि नाटो की सदस्यता प्राप्त करने की जो यूक्रेन की चाहत वह हाल ही में बनी है, नहीं, यूक्रेन लंबे समय से नाटो गुट में शामिल होना चाह रहा है और इसका एक बहुत बड़ा कारण उसका पश्चिमी देशों के साथ निकटता, जिस प्रकार से निकटता बढ़ रही है वह है। लेकिन जिस प्रकार से यूक्रेन ने हाल ही के दिनों में दिलचस्पी दिखाई है नाटो में शामिल होने को लेकर, वह रशिया के लिए कहीं ना कहीं चिंताओं को लेकर सामने आए और यही रूस यूक्रेन वार का एक प्रमुख कारण बना। जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उनके द्वारा मार्च 2021 ईस्वी में एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो यूक्रेन है वह यथासंभव यथाशीघ्र नाटो गुट में शामिल होना चाहता है। तो यह एक तात्कालिक कारण बना जिसने परिस्थितियां पहले से ही बनी चली आ रही थी उसमें आग में घी डालने का काम किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का मार्च 2021 का प्रस्ताव जिसमें नाटो में शामिल होने की उनकी जिद स्पष्ट नजर आ रही थी। इसके अलावा भी एक और महत्वपूर्ण कारण है जो यूक्रेन नाटो गुट में जिसका आधार पर शामिल होना चाहता था। 2014 ईस्वी में जिस प्रकार से रशिया के द्वारा क्रीमिया पर आधिपत्य स्थापित कर लिया गया, तो उससे कहीं ना कहीं यूक्रेन आशंकित हो उठा। यूक्रेन के मन में सवाल उठा कि हो सकता है कि आने वाले दिन में भी रशिया हमारे ऊपर आधिपत्य स्थापित कर ले, क्योंकि इसके पूर्वी यूक्रेन के क्षेत्र में रशिया के द्वारा अलगाववादी आंदोलन को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा था और अलगाववादी आंदोलन की आड़ में यूक्रेन के मन में भय पैदा हो रही थी कि रशिया आने वाले समय में पूरे यूक्रेन पर आधिपत्य स्थापित करना चाहता है और इसीलिए यही समय है जब हम अमेरिकी गुट या जो यूरोपीय गुट है, यूरोपीय यूनियन का जो गुट है, उसमें शामिल होकर अपनी सामरिक जो स्थिति है, अपनी सीमाएं हैं, उसकी रक्षा कर सकें। तो यह रशिया यूक्रेन वार का दूसरा प्रमुख कारण बना है। आप लोग सुनते जाइए, पॉइंट का हम लोग काफी अच्छे से हम एक्सप्लेन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। अगला है यूक्रेन की भौगोलिक अवस्थिति। अभी हमने यूक्रेन के डायग्राम में आपको दिखाया है। तो जो यूक्रेन है वह यूरोप के आप देखेंगे कि बीच में स्थित यह कंट्री है। यहाँ पर रशिया है और बाकी इधर देखेंगे यहाँ पर बेलारूस है, पोलैंड है, रोमानिया है, मोल्डोवा है,
बाकी इधर कई सारे यूरोप के कंट्रीज हैं। तो कहीं ना कहीं जो यूक्रेन की भौगोलिक अवस्थिति है वह रसिया और यूरोपीय कंट्रीज के बीच एक छोटे कंट्री यानी बफर स्टेट के रूप में यूक्रेन की भौगोलिक अवस्थिति है। यानी कि यूक्रेन रसिया और यूरोपीय कंट्रीज के बीच स्थित एक ऐसा देश है जिसे मतलब एक बफर स्टेट के रूप में आप उसे डिफाइन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके कारण क्या था, यूरोपीय कंट्रीज चाहते थे कि यूक्रेन हमारे साथ मिलकर काम करे, रूस चाहता था कि यूक्रेन हमारे साथ मिलकर काम करे। तो इस प्रकार से बफर स्टेट की इसकी भौगोलिक अवस्थिति ने भी रूस यूक्रेन वार की एक महत्वपूर्ण नींव रखी। युद्ध का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, अमेरिका व रूस की वर्चस्ववादी नीति। आप देखेंगे कि शीत युद्ध के काल से ही, शीत युद्ध कब से प्रारंभ हुआ है, आपने अगर थोड़ा सा हिस्ट्री आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो सेकंड वर्ल्ड वार की बाद की जो स्थिति है वह सेकंड वर्ल्ड वार की स्थिति को हम लोग सेकंड वर्ल्ड वार के बाद की स्थिति को हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें अमेरिका और रसिया के मध्य वाक युद्ध चलता रहता था। दोनों के मध्य अपनी वर्चस्व को स्थापित करने के लिए जंग, एक तरह से जंग चलता रहता था। और कहीं ना कहीं अभी भी वह अमेरिका और रूस में भावना उत्पन्न है और इसीलिए अमेरिका भी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा देश हमारे पक्ष में आए और रसिया भी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा देश हमारे पक्ष में आए और यूक्रेन को लेकर यही स्थिति बनी रही। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन हमारे पक्ष में आए और रसिया चाहता है कि यूक्रेन हमारे पक्ष में आए। इसका परिणाम क्या हुआ, यूक्रेन अमेरिका और रशिया के वर्चस्ववादी नीति के कारण वह यूक्रेन को उसका दंश झेलना पड़ रहा है। तो रूस यूक्रेन वार का एक महत्वपूर्ण कारण है। रूस की सामरिक चिंताएं, देखिए मैप जो आप देखेंगे वर्ल्ड मैप, तो जिस प्रकार से यहाँ मान लेते हैं कि यह यूक्रेन है, ठीक है। अब ये मान लेते हैं, ग्राफ आइडिया लेते हैं, यह यूक्रेन है, यहाँ पर रूस है, ठीक है। तो रूस की क्या सामरिक चिंताएं हैं, अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो इससे रूस को क्या दिक्कत है। तो अगर यूक्रेन जो है वह नाटो में शामिल होता है तो इसके कारण नाटो की जो सेनाएं हैं वह यूक्रेन में भी तैनात हो जाएगी। और अगर नाटो की सेना यूक्रेन में तैनात होती है जो कि रूस से वैचारिक विभिन्नता रखती है, दोनों में विचारधारा के आधार पर दोनों एक दूसरे से अलग हैं। नाटो की विचारधारा कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी पर है, रसिया की विचारधारा सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पर है। तो अगर रूस के बॉर्डर पर नाटो की सेनाएं जो कि अलग विचारधारा की है वो अगर तैनात होती है तो दोनों देशों में कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट को बढ़ावा मिलेगी। और इसके कारण भी रूस जो है वह चिंतित है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो हमारी सीमा का अतिक्रमण हो सकता है और हमें कुछ चिंताएं, सामरिक चिंताएं देखने को मिल सकती है। इसीलिए रसिया के द्वारा यूक्रेन को पहले एक तरह से चेतावनी दी गई और जब यूक्रेन ने नहीं माना, पूरी तरह से जीत पर अड़ा रहा नाटो में शामिल होने को लेकर, तो रसिया के द्वारा यूक्रेन पर अंततः 24 फरवरी को आक्रमण कर दिया गया। देखिए आप लोग यहाँ पर नीचे हमने यहाँ पर लिखा है कि इन उपर्युक्त कारणों ने रूस व यूक्रेन के मध्य विवाद प्रारंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमने कारण को बहुत अच्छे से देखा, डिफाइन किया है। उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे। 21 फरवरी को रूस के द्वारा डोनेत्स्क और लुहांस्क को अलग देश की मान्यता संबंधी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए। तत्पश्चात 24 फरवरी को रूस के द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया गया। डोनेत्स्क और लुहांस्क पूर्वी यूक्रेन का भाग है, जो हमने कारण में डिस्कस किया कि अलगाववादी आंदोलन वहां पर रशिया के द्वारा लंबे समय से चलाया जा रहा है और इसी का परिणाम है कि रशिया के द्वारा इन दोनों को एक अलग देश की मान्यता देने संबंधी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिया गया और इसे यूरोपीय कंट्रीज, यूक्रेन सारे इससे बौखला गए और एक तरह से युद्ध का इसने पृष्ठभूमि तैयार की। रशिया द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण कर दिए जाने के बाद से यूरोपीय देशों सहित विश्व के लगभग सभी देश खाद्यान्न, पेट्रोलियम, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रासायनिक उर्वरक सहित अन्य अनेक महत्वपूर्ण ऊर्जा खनिजों की कीमतों में हुई वृद्धि का सामना कर रहे हैं। यानी कि हमने संक्षिप्त रूप में आपको बता दिया कि कौन कौन से क्षेत्र में इसका प्रभाव देखने को, युद्ध का प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। थोड़ा सा PDF स्पष्ट नहीं आ पाया है, ठीक है। अगली बार से मैं इसका ध्यान रखूंगा। आप लोग, मैं जैसे जैसे बोलता हूँ आप लोग सुनते जाइए तो पूरी तरीके से क्लियर होता जाएगा और कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव,
सबसे बड़ा जिसका व्यापक प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर देखने को मिला हुआ है जीडीपी में गिरावट। किसी भी देश की तरक्की का आकलन आप कैसे कर सकते हैं? उसकी जीडीपी के आधार पर कर सकते हैं, पर कैपिटा इनकम के आधार पर कर सकते हैं, लेकिन जीडीपी में इस युद्ध के कारण गिरावट देखने को मिल रही है। और ओईसीडी की रिपोर्ट को अगर आधार माना जाए तो ओईसीडी की रिपोर्ट के अनुसार 1.5% की गिरावट देखने को मिली है वैश्विक स्तर पर रशिया यूक्रेन वार के बाद वैश्विक जीडीपी में। तो एक कहीं ना कहीं इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार से नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है वह इससे स्पष्ट होता है। यूरोप में बेरोजगारी दर में वृद्धि की संभावना। आखिर यूरोप में बेरोजगारी दर क्यों उत्पन्न हो जाएगी? तो समझिए, रशिया, चूंकि आप जानते हैं कि प्राकृतिक गैस, यूरोप जो है प्राकृतिक गैस का एक बहुत बड़ा भाग रशिया से आयात करता है। और अगर युद्ध होगा यूरोप और रशिया के बीच, चूंकि यूक्रेन भले ही युद्ध कर रहा है लेकिन उसे सपोर्ट कर रहे हैं यूरोपीय कंट्रीज, अमेरिका जैसे देश, तो कहीं ना कहीं वो अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है यूरोप वगैरह कंट्रीज भी। तो रशिया के द्वारा क्या किया गया कि प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को बाधित कर दिया गया, जिसके कारण यूरोप में जो स्थित है एमएसएमई कंट्रीज, छोटे और मझोले उद्योग, वे कंपनियां बंद हो गई क्योंकि उन्हें प्राकृतिक गैस की सप्लाई बाधित हो गई थी। और इसके कारण क्या है कि आने वाले समय में यहाँ पर बेरोजगारी दर में वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रभाव रशिया पर भी देखने को मिल रहा है। हाँ, बेशक रशिया पर यूरोपीय कंट्रीज और अमेरिकी कंट्रीज के द्वारा बैन लगाए गए हैं, लेकिन उस बैन का प्रभाव तो रूस पर दिखेगा ही, रूस की अर्थव्यवस्था पर दिखेगा ही, लेकिन उसका भी चूंकि रशिया के द्वारा भी काउंटर अटैक किया जाएगा और काउंटर अटैक के कारण प्राकृतिक गैस की सप्लाई यूरोपीय कंट्रीज को बाधित कर दी गई। और इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोप में स्थित कई सारे एमएसएमई कंट्रीज हैं, वहां पर प्राकृतिक गैस की एमएसएमई जो कंपनियां हैं वहां पर प्राकृतिक गैस की सप्लाई बाधित हो गई और इसके कारण वे कंपनियां बंद होने के कगार पर पहुंच गई और अंततः बेरोजगारी दर में वृद्धि होने की संभावना है। प्राकृतिक गैस की कीमतों में उछाल हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। अगर प्राकृतिक गैस की सप्लाई बाधित कर देगा रशिया तो जाहिर है कि उसकी कीमत में भी उछाल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी चीज का अर्थव्यवस्था का यह नियम है, अगर किसी भी वस्तु के उत्पादन में कमी आती है तो उसका दाम जो है वह बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड उतनी ही बनी हुई है और मार्केट में वस्तु कम होगी, कम सप्लाई होगी तो उसकी रेट जो होगी, उसका दाम जो होगा वह बढ़ेगा ही। तो प्राकृतिक गैस की कीमतों में भी इसी प्रकार का उछाल देखने को मिल रहा है। खाद्य कीमत में वृद्धि। खाद्य कीमत में वृद्धि कैसे होगी? क्योंकि आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन गेहूं का काफी बड़ा एक आपूर्तिकर्ता देश है और अगर वहां पर युद्ध की स्थिति बने हुए हैं, सारे लोग युद्ध में व्यस्त हैं, बंदरगाह वगैरह से सप्लाई लाइन बाधित हो रही है, तो इसके कारण खाद्य कीमत में वृद्धि हो रही है। खाद्य कीमत में वृद्धि ओईसीडी के अगर आप रिपोर्ट को आधार बनाएं तो लगभग 2.5% खाद्य जो वस्तुएं हैं उनके दाम में वृद्धि देखने को मिल रही है। और अगर खाद्य वस्तुओं के दाम में वृद्धि होगी तो भूखमरी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति के पास इनकम कम है वह अधिक दाम की वस्तुओं को अपनी भोजन के लिए कैसे खरीद पाएगा? तो भूख की समस्या बढ़ेगी और भूख की समस्या बढ़ने के कारण अशांति उत्पन्न होगा, समाज में टकराव उत्पन्न होगा और इससे कहीं ना कहीं वैश्विक अशांति, विश्व जो है वह अशांति की तरफ बढ़ पाएगा। तो यह भी एक बहुत बड़ा वैश्विक प्रभाव जिसका व्यापक देखने को मिल रहा है। सप्लाई चेन बाधित हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। सेवाओं के व्यापार पर वैश्विक प्रभाव। सेवाओं के व्यापार पर वैश्विक प्रभाव कैसे बाधित होगा? आप जानते हैं कि जब यूरोपीय कंट्रीज के द्वारा रशिया पर बैन लगाया गया तो उस बैन के अंतर्गत हवाई मार्ग को भी पूरी तरह से बाधित कर दिया है। अगर रशिया का हवाई मार्ग या रशिया के वायुयान को उड़ान के लिए आप अपने एयर स्पेस को भी, एयर जो आपका एक तरह से आपका जो सर्किल उसे भी प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो फिर रशिया की जो वस्तुएं हैं वो बाहर कैसे जाएंगी या दूसरे देश की वस्तुएं वहां तक कैसे जाएंगी? तो सेवाओं के व्यापार पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है क्योंकि रूस और यूक्रेन के कारण पूरा एक सप्लाई चेन जो है वह बाधित हो रहा है और बाधित होने के कारण इसका वैश्विक प्रभाव देखने को मिल रहा है क्योंकि इसका ट्रेड पर भी नकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। तो इस प्रकार से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। तो हमने प्रश्न का दूसरा सेक्शन डिस्कस कर दिया। अब प्रश्न का अंतिम सेक्शन और प्रश्न का जो सबसे बेहतरीन सेक्शन है उसे हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। प्रश्न का जो तीसरा सेक्शन था, प्रश्न का तीसरा सेक्शन में कहा गया है कि रूस यूक्रेन वार के कारण किस प्रकार से खनिज सुरक्षा साझेदारी, नवीन खनिज सुरक्षा साझेदारी को विश्व में बल मिला है। तो देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस को सबसे ऊपर लिखना चाहिए था लेकिन हमने बाद में इसे शामिल किया, बाद में हमें याद आया आंसर राइटिंग के दौरान। वर्तमान समय में रूस जो है वह यूरोप की गैस खपत का
40 से 50% नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के साथ साथ यूक्रेनी नेटवर्क के माध्यम से आपूर्ति करता है। आप इसी से अनुमान लगाइए कि किस प्रकार से रूस का महत्व जो है वह यूरोप में है, यानी कि यूरोप की गैस खपत का लगभग 50% कहां से सप्लाई होता है, रसिया से सप्लाई होता है। तो अगर युद्ध की स्थिति बनेगी तो स्वाभाविक है कि रसिया के द्वारा ऊर्जा को एक हथियार के रूप में उपयोग किया जाएगा और जो गैस की जो सप्लाई लाइन है यूरोप के लिए उसे पूरी तरह से काट दिया जाएगा और इसके कारण यूरोप में ऊर्जा संकट की स्थिति बन सकती है और आने वाले समय में भयावह स्तर पर यूरोपीय कंट्रीज को इसका सामना करना पड़ सकता है। देखिए यहां पर हमने पहले शामिल किया है, आप उस सेंटेंस को ऊपर कर देंगे। रसिया के द्वारा कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस को ऊर्जा हथियार के रूप में प्रयोग किए जाने की आशंका के कारण अमेरिका सहित यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा नई खनिज सुरक्षा साझेदारी की मांग नवीन खनिज सुरक्षा साझेदारी की जा रही है। क्वाड, G7, नाटो आदि की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा वार्ता प्रमुख बिंदु बना रहा है। इसके अलावा ईयू की जो एनर्जी काउंसिल है, ईयू की एनर्जी काउंसिल, उसमें भी बैठक हुई थी हाल ही में और उस बैठक में भी ऊर्जा सुरक्षा पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। यानी कि आप देखेंगे कि हाल ही में यूरोपीय कंट्रीज के द्वारा स्थापित या संचालित की गई कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें यूरोपीय कंट्रीज की भागीदारी, पार्टनरशिप देखने को मिल रही हो, उसमें सबसे ज़्यादा जो बैठक का जो मुद्दा रहता है वह ऊर्जा सुरक्षा ही होता है। ऊर्जा सुरक्षा क्यों होता है? क्योंकि रसिया जो है वहाँ पर प्राकृतिक गैस काफ़ी अधिक मात्रा में है और यूरोप को इसकी सप्लाई बाधित की जा रही है। यूरोप के द्वारा कहा जा रहा है कि रूस ऊर्जा को हथियार के रूप में प्रयोग कर रहा है और गलत तरीके से युद्ध को जीतना चाहता है और इसी कारण आप देखेंगे कि यूरोपीय कंट्रीज के द्वारा, चाहे वह G7 हो, नाटो हो, क्वाड हो, ईयू एनर्जी काउंसिल हो, हर बैठक में ऊर्जा सुरक्षा वार्ता को ही प्रमुख बिंदु बनाया जा रहा है। यूरोपीय संघ के देशों के द्वारा इस कमी की भरपाई हेतु खाड़ी देशों के साथ साझेदारी पर बल दिया जा रहा है। अब यूरोपीय कंट्रीज के बाद एक ही ऑप्शन है, वह रसिया के साथ अगर सप्लाई लाइन को बाधित करेंगे या इसको काउंटर करना चाहते हैं तो खाड़ी देश की शरण में जाएं, क्योंकि खाड़ी देश में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस, तेल वगैरह का उत्पादन होता है। और अगर रसिया से आप नहीं मंगाना चाहते हैं तो खाड़ी देश के साथ जाइए, उनके साथ नवीन सुरक्षा संबंधी साझेदारी कीजिए और यही यूरोपीय कंट्रीज के द्वारा, ईयू के द्वारा हाल के दिनों में ऐसे प्रयास देखने को मिल रहे हैं। तो नवीन सुरक्षा साझेदारी के तहत क्या लिखना है आपको कि पहले जो यूरोप पूरी तरह से प्राकृतिक गैस के लिए रसिया पर निर्भर था, वह अब रसिया पर से निर्भरता कम करके काउंटर अटैक के रूप में खाड़ी देशों के साथ वह अपने संबंध को बढ़ावा दे रहा है और नवीन ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी को बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा एक और पॉइंट यहां पर आप लिख सकते हैं, हाल ही में सऊदी अरब की प्रिंस की यात्रा हुई है, फ्रांस यात्रा हुई है। तो सऊदी अरब के जो प्रिंस की जो फ्रांस दौरा हुई है वह इसी संदर्भ में आप इसे समझ सकते हैं, जिससे महत्वपूर्ण वार्ता क्या की गई, ऊर्जा सुरक्षा के लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई, ऊर्जा सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण वार्ता की गई। इसके अलावा हाल ही में G7 का जो शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें भारत को भी आमंत्रित किया गया था, यह शिखर सम्मेलन कौन सा था? 48वीं शिखर सम्मेलन। कहाँ संपादित किया गया? जर्मनी। इसका लीडर मतलब इस बार का अध्यक्ष जर्मनी था और जर्मनी में यह संचालित किया गया, इसमें भारत को भी आमंत्रित किया गया था। तो हालिया G7 आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 48वां G7 शिखर सम्मेलन। तो हालिया G7 शिखर सम्मेलन में हरित ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। वर्तमान में यह हमने ऊपर डिस्कस कर दिया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यूरोप के द्वारा कोई भी स्थापित ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वह नाटो हो, G7 हो, G20 हो, हमने G20 को मेंशन नहीं किया, आप इसे बेशक लिख सकते हैं, क्वाड हो, अमेरिका इसमें साझेदार है। तो इन सभी देशों के द्वारा मतलब कहीं ना कहीं ऊर्जा सुरक्षा को महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया गया, क्योंकि रशिया यूक्रेन वार के कारण ऊर्जा संकट की स्थिति यूरोप में देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार से प्रश्न का तीसरा सेक्शन हमने डिस्कस किया और आज का मॉडल आंसर का अंतिम सेक्शन जिसे हम लोग कंक्लूजन के रूप में देखते हैं उसे डिस्कस करते हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि रूस यूक्रेन युद्ध ने समस्त देशों के अर्थव्यवस्था तथा आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया है। इससे भू रणनीतिक तनाव भी देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, वैश्विक स्तर पर खनिज सुरक्षा हेतु विभिन्न देशों के मध्य साझेदारी भी, या यहाँ पर साझेदारी की जगह पे आप गठजोड़ भी लिख सकते हैं, नवीन गठजोड़ भी देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से रशिया यूक्रेन वार का यह एक महत्वपूर्ण उससे संबंधित मॉडल आंसर रहा।
रूस यूक्रेन वार से संबंधित एक और मॉडल आंसर हमने डिस्कस किया था, लेकिन जब रूस यूक्रेन के बीच तनाव विद्यमान था उसको लेकर हमने डिस्कस किया था, वह फरवरी के आसपास का वीडियो था। अगर आप दोनों वीडियो को कंप्रोमाइज करके दोनों वीडियो का साथ जोड़कर देखेंगे तो उस पहले वाली वीडियो में हमने रशिया यूक्रेन वार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का हमने पूरा डिस्कस किया था। रूस यूक्रेन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, यूक्रेन रूस के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, रूस यूरोप के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, हर एक एंगल पे हमने डिस्कस किया था। और आज चूंकि हमारा प्रश्न लिखा हुआ था तो इस प्रश्न के अनुसार आज का हमने मॉडल आंसर डिस्कस करने का प्रयास किया है। एक और महत्वपूर्ण सूचना अंत में आप सभी के लिए है, एकेडमिक्स फॉर सीएससी के द्वारा 75 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ऐसे ही प्रश्नों का मॉडल आंसर आपको 4 पेज में हमारी टीम के द्वारा तैयार किया गया आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मात्र इसका चार्ज 1500 रुपये रखे गए हैं। 1500 में आपको 75 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका बेहतरीन मॉडल आंसर आप सभी के लिए उपलब्ध कराया गया है। आप हमसे संपर्क कर इसे जल्द से जल्द परचेज करके अपनी 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।